कुछ नहीं बताया, हाँ या ना नहीं बोला, उसने आगे क्या किया, ये और भी क्या बोलते हैं उसको, मास्टरमाइंड थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स जो थे ना वो आगे किसी और को बेच दिए। अब देखो ये बेच सकता था गुड्स, वैसे जो भी है इसके पास गुड्स आए हैं पसंदी के लिए, तो ये जनाब ने आगे गुड्स बेच दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसने क्या मान के बेचे हैं कि गुड्स किसके हैं, उसके हैं कि ए के हैं? मैम उसने माने कि मेरे गुड्स हैं, मैं उसने आगे बेच दिए, ये मानकर भी बिल्कुल, मेरे गुड्स हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटे? मैम सानिया। कौन सी स्कूल से आप? मैम जलंधर मेरिटोरियस स्कूल में। ओके ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट है इसमें देखो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ध्यान से इसको समझ रहे हो, सुन रहे हो और साथ साथ इसके चल रहे हो, ठीक है। ये पता है पूछना जरूरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं मैं तो नहीं अकेली जाग रही पढ़े जा रही और आप लोग सो गए कहीं पे, ठीक है। हाँ जी, इसमें देखो ये है कि जो बी है उसने गुड्स आगे बेच दिए। जब उसने आगे बेच दिए तो इसका मतलब है उसका आगे गुड्स को बेच देना ये भी है कि भाई मैंने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। मतलब मैंने अपना अप्रूवल दे दिया कि गुड्स मेरे हैं, उसकी वो अपनी ओनरशिप मान के ही बेच रहा है ना आगे। तो इसका मतलब है कि ये जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो साथ के साथ ही ये समझी जाए कि सेल कंप्लीट हो गई है और प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो पास ऑन हो गई है टू बी, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये नेक्स्ट केस देखो कि अगर तो जो बायर है वो अपना सिग्निफाई नहीं करता अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, लेकिन वो रिजेक्शन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के दौरान रिजेक्शन का नोटिस भी नहीं देता, ठीक है। और ऐसा जो कोई टाइम अगर फिक्स किया गया है, जैसे यहाँ पीछे था ना 30 डेज, ये था 3 वीक्स, ये था 21 डेज, मतलब अगर ऐसे कोई दिन फिक्स किए गए हैं और अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अगर कोई भी जवाब नहीं आया उसकी तरफ से, हाँ भी नहीं आया लेकिन ना भी नहीं आया, तो ये माना जाएगा कि गुड्स उसने रख लिए हैं। साइलेंस का जो है वो ये मतलब लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर कोई टाइम नहीं फिक्स किया गया तो एक रीजनेबल टाइम की एक्सपायरी पे ये मान लिया जाएगा कि जो गुड्स हैं वो इसने रख लिए हैं, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो उस टाइम के बाद ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे इसको और एक क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। इसमें देखो बेटे, अ हॉर्स वाज डिलीवर्ड टू बी ऑन द कंडीशन ऑफ सेल और रिटर्न विद इन 8 डेज। 8 दिन के अंदर अंदर ना उन्होंने क्या था, भी ए ने ना बी को घोड़ा डिलीवर किया। उसने बोला भी देखो अगर तो तुम्हें लेना है तो देख लो, नहीं तो 8 दिनों के अंदर अंदर तुम यूज करके देखो, तुम्हारे को उसको सही लगता है, नहीं तो तुम 8 दिनों में ना वापस कर देना। अब हुआ क्या कि जो हॉर्स है ना वो 8 दिनों के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ट्विस्ट है इसमें। अब यहाँ पे तो हो ही कुछ और गया, ठीक है। अब देखो वो कहते हैं कि घोड़े की तो डेथ हो गई। अब वो अगर डेथ हो गई है और 8 दिन के अंदर हुई है, अब आप इसको पढ़े बिना मुझे बताओगे, ये एल्फिक वर्सेस बार्नेस का केस है कि इसमें जो लॉस है वो किसका माना जाएगा, सेलर का कि बायर का? वैसे तो सामने भी लिखा है, पर चलो आप भी बता दो कि आपको ये क्या लगता है कि जो लॉस किसका माना जाना चाहिए, सेलर का कि बायर का? मैम दोनों का शायद। मैम दोनों का? सेलर का। सेलर का। अच्छा, और भी कोई ऑप्शन है? कोई और भी ऑप्शन बताना चाहता तो बता दे बेटा। ये लॉस सेलर का माना जाएगा, क्योंकि देखो ना हम अभी तक जितना भी टाइम की बात कर रहे हैं, अभी जिसने भी बोला ना सेलर का, वो बताओ जरा रीजन दो, क्यों सेलर का क्यों माना जाएगा? हाँ जी। मैम क्योंकि अभी अप्रूवल के जो डेज है। हाँ जी। गुड्स ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਰਸ। हाँ जी, और वो कहाँ से क्लियर होता है कि अभी हॉर्स बेचा नहीं गया? कहाँ से क्लियर होता है इस एग्जाम्पल में बेटा? मैम टाइम से। यस, वेरी मैम गुड। टाइम टाइम से, 8 टाइम से। हाँ जी बेटे, 8 डेज लिखा है ना, टाइम से क्लियर होता है। कौन से स्कूल से आप बेटे? गुंजन है मैम। गुंजन कौन से स्कूल से है बेटे आप? हाँ जी मेरिटोरियस ठीक है, जलंधर। ठीक है बेटे, ठीक है, ओके। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे जो हॉर्स है उसको 8 डेज का टाइम भी तो दिया गया था ना,
कि अगर हॉर्स की डेथ हो गई उसके पहले, तो इसका मतलब वो 8 डेज तो अभी एक्सपायर हुए ही नहीं थे। तो जब 8 डेज एक्सपायर नहीं हुए थे तो इसका मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी ट्रांसफर हुई ही नहीं थी। और जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई और अगर बीच में नुकसान हो गया तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी इन गुड्स किसकी है? सेलर की है। तो नुकसान भी किसका है? नुकसान भी किसका है? सेलर का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, आगे देखिए, इसमें है एग्जाम्पल 4, देखिए बेटा। ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। अब ए ने बी को ज्वेलरी दी, वो कहता है कि या तो तुम कैश दे देना, नहीं तो वापस कर देना। अब इसके पहले कि वो बी जो उसका प्राइस देता है ना, उसको पेमेंट करता, बी ने क्या किया, उसने वो ज्वेलरी ना सी के पास ना गिरवी रख दी, प्लेज कर दी। तो ये प्लेज की जा सकती थी क्या? नो मैम। ये प्लेज नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जा सकती थी? मैम हाँ क्योंकि जी, अभी सेल हुई नहीं है। यस। वो सेल क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी उन्होंने बोला है, उसके साथ कंडीशन लगाया था कि या तो तुम वो कैश में पेमेंट करो, ये कंडीशन हो गया ना, या तो तुम कैश में पेमेंट करो या तुम ज्वेलरी को वापस कर दो। उसने वापस भी नहीं करी, उसने कैश भी नहीं दिया। इसका मतलब सेल की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई है, तो सेल हुई ही नहीं है। लेकिन उसने आगे उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन करी है वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। सो ए कुड रिकवर ज्वेलरी फ्रॉम सी। तो ए अपनी ज्वेलरी वापस सी से ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे, जो एग्जांपल है ना, इसमें था कि जो एस है उसने कहा कि मैं ना एचसी म्युनिसिपैलिटी को मैं ट्रैक्टर सेल कर रहा हूँ, और ये कह दिया कि अगर आपको तसल्ली होगी तो रख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको वापस कर दिएगा। अब जो म्युनिसिपैलिटी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर को 1-1.5 महीना इसको यूज किया और बाद में बोला कि नहीं नहीं हमने नहीं रखना, आप वापस ले लीजिए। अब आप खुद सोचिए, आप भी जब किसी शॉप पे जाते हो और सामान लेते हो और फिर आप उसको, आपके पास टाइम नहीं होता या बाहर चले गए या आप बहुत देर बाद उसको वापस करने जाते हो, चाहे आपने नहीं भी यूज किया, यहाँ पे तो इन्होंने यूज किया ना, तो सेलर क्या बोलता है, यही कहता है ना, इतनी देर बाद आप देने आए हो, आपने इसको यूज कर लिया होगा। वो फिर अपने आपकी दी हुई चीज को ना वो देखता है कि आप ना उसको यूज करके और चालाकी करने आए हो वापस करने के लिए। वहां पे तो ये होता है कि चाहे आप बिना यूज किए आप टाइम जो है ज्यादा ले गए। अब इस केस में क्या है, इस केस में तो जो म्युनिसिपैलिटी वाले हैं उन्होंने तो उसको यूज भी किया है और 1.5 महीना यूज किया है। तो मतलब एक रीजनेबल टाइम होता है किसी चीज को ये देखने का कि हमने वो खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। इतनी ज्यादा देर यूज करने के बाद अगर जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर, अगर वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं लेना, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो मानी जाएगी कि वो बायर के पास अब चली गई है, वो ना नहीं कर सकता, उसको प्राइस देना पड़ना है। तो यहाँ पे भी, इस केस में भी, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैड पास टू द म्युनिसिपैलिटी एंड देयरफॉर इट कुड नॉट रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको बेटा? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ये देखो बेटा, ये ना एक डायग्राम है, ये डायग्राम ना आपके मतलब मैंने कहीं से लिया है, आपको एक नटशेल में क्लियर करने के लिए। आप चाहे तो अपने पास इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर किन किन कंडीशंस में होती है, ये देखो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स में आपके पास 3 तरह के गुड्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स, और सेल ऑन अप्रूवल। अब जो स्पेसिफिक गुड्स थे वहां पे फर्दर हमने फिर ये जो है केस डिस्कस किया कि ये डिलीवरेबल स्टेट में है कि ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो साथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मान लिया जाता है कि बन गया और प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, जब वो आपने आपस में सहमति दे दी और उसमें मतलब पेमेंट और डिलीवरी के टाइम को इमटेरियल माना जाएगा, ये हमने यहाँ पढ़ा था। अब नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट में है कि मतलब अभी वो डिलीवरी लायक नहीं है, उस पे कुछ काम होना बाकी है। व्हेन सच थिंग इज डन टू ब्रिंग टू डिलीवरेबल स्टेट, बायर हैज नोटिस ऑफ इट, और बायर को भी पता है। तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आते तब तक हम प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर नहीं मानेंगे फ्रॉम सेलर टू दी बायर। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ा था। अब अनसर्टेन्ड या फ्यूचर गुड्स जो थे, उस केस में हमने ये किया था कि जो गुड्स हैं पहले वो असरटेन्ड होते हैं। ठीक है,
वो दो जो प्री कंडीशंस थी कि आप गुड्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हो, वो असरटेन्ड गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और फिर आप साथ ही साथ उसमें जो पोर्शन उसको कर लेते हो, सिलेक्ट करके साइड पे रखवा देते हो, तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो मानी जाती है कि वो हो चुकी है, वो बायर के पास जा चुकी है ओनरशिप। और जो लास्ट में हमने अभी पढ़ा वो था सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब इस केस में बायर के ऊपर पूरे का पूरा ओनर्स आ जाता है कि बायर जब तक अपनी अप्रूवल को सिग्निफाई नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं मानी जाती। अगर तो वो अपना अप्रूवल जो है सेंट है वो एक्सप्रेस फॉर्म में दे देता है तो वो एक अलग चीज हो गई। अदरवाइज जो हमने पीछे केसेस पढ़े कितने सारे एग्जांपल्स के थ्रू कि मतलब अगर टाइम दिया गया है, अगर टाइम इलैप्स कर गया है ना, और या फिर उसने फर्दर उसको यूज कर लिया प्रोडक्ट को, या फिर उसने उसको कहीं पे आगे बेच दिया, है ना, इस तरह से, तो अगर या फिर उसने रिजेक्शन का एक्सप्रेस नोटिस नहीं दिया और वो टाइम एक्सपायर हो गया, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि जो गुड्स हैं वो उनकी जो सेल हो चुकी है, ठीक है, और उनको सेल ऑन अप्रूवल इज कन्वर्टेड इनटू सेल, और जो प्रॉपर्टी है इन गुड्स वो ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी, एक बार आप ही से पूछें क्या क्या आपको समझ आया है? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, प्रिया आप बताएंगे? प्रिया शर्मा, मनीषा, यस मैम। हाँ जी, आप बताएंगे, आपको समझ आया अब तक जहां तक किया बेटे हमने? मैम। ये जो लास्ट में हमने जो किया है सेल ऑन, ये आप अभी आपने पढ़ा ना, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ये पता चला? यस मैम। बताओ तो ये क्या है केस, थोड़ा सा बोलो, कैसे मानेंगे कि सेल हुई है? कोई एक दो बातें जो समझ आई हूँ। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होती है? या वो सेल ही होती है, या वो अभी अभी उसमें थोड़ा टाइम लगना होता है, बाद में वो सेल में कन्वर्ट होती है? मैम हाँ वो जी, बाद सेल हाँ, में कन्वर्ट होती है। बाद में सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने जो रखा था कि भाई टाइम स्पेसिफिक होता है ना, और अगर उस टाइम के बीच में उसको हम मान के चलें कि ठीक है, हाँ सेल, अगर जो बायर है वो नोटिस नहीं देता कि मैंने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर हम उसको क्या मान लेते हैं? सेल मान लेते हैं, ठीक है, सेल। वेरी गुड, यस वेरी मैम। गुड। हाँ जी, सुमिति आप बताओगे? कोई डाउट किसी को किसी तरह का बेटे, जितना भी हमने किया है? हाँ जी, केशव, कीर्ति, आगे चले? यस मैम। ठीक है, चलो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको बेटा देखना, आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मेरे को बता देना साथ में, ठीक है? यस मैम। कोई मैडम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये डायग्राम बेटे आप देख लेना, बना लेना, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया नोट बेटे? मैम आपकी यस आवाज मैम। नहीं क्लियर है। आवाज नहीं आ रही? यस मैम। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा?
मैम क्लियर नहीं आ रही। आप बताओ, अब क्लियर है? नहीं मैम, नहीं मैम। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी बोलती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज जरा देखना, ठीक है? हाँ जी, डायग्राम नजर आ रहा है बेटे? यस मैम। ओके, डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। चलो इसमें आगे देखो, इसमें है ये जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ना, ये है कि रिस्क जो है वो कैसे पास ऑन होता है, ठीक है? अब इसमें है कि रिस्क प्राइम ऑफ सी पासेस विद प्रॉपर्टी। अब इसमें जो सेक्शन है सेक्शन 26, ठीक है? यहाँ पे इसका जो टॉपिक हम जो पीछे कर रहे थे ये उससे थोड़ा सा और इसकी इलेबोरेशन हो जाएगी, थोड़ा सा रिस्क को बात लेके। इसमें ना बेसिकली हम जितने भी पॉइंट्स करेंगे वो एबनॉर्मल लॉस की बातें होंगी कि जब गुड्स या सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो उस केस में जो रिस्क है वो किसका माना जाएगा, सेलर का माना जाएगा कि बायर का माना जाएगा, किसका माना जाएगा, ठीक है? रिस्क में उन्होंने बोला है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। मतलब जब तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तब तक जो गुड्स हैं वो सेलर के रिस्क पे ही होते हैं। बट when the property therein is transferred to the buyer, जब प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not। ये है इसकी बात क्रक्स। अब इसमें देखो कि डिस्ट्रक्शन की बात हम लेके चलेंगे कि नॉर्मल लॉस जब भी होता है तो उस केस में अगर तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो वो लॉस बायर का बन जाता है, उसका रिस्क वो रन करता है। और अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई तो उस केस में वो जो गुड्स हैं वो किसके माने जाएंगे, वो सेलर के माने जाएंगे, और लॉस भी फिर या रिस्क जो वो रन कर रहा है वो सेलर का ही होगा। इसमें देखो बेटा, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है सेक्शन 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें उन्होंने बोला है कि कुछ ना सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स थी, आपने कोई गुड्स सिलेक्ट किए, ठीक है? अब अगर वो गुड्स है वो पेरिशेबल गुड्स है ना, क्योंकि तभी जल्दी खराब हो गए ना। तो अगर वो सेलर को भी नहीं पता है जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, उस टाइम पे वो गुड्स जो है वो पेरिश हो गए या फिर इस तरह से डैमेज हो गए कि वो जिस तरह के स्पेसिफिक गुड्स की वो डिमांड कर रहा था, बायर कह रहा था कि मुझे इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, तो वो उस डिस्क्रिप्शन पे मैच करने लायक रहे ही नहीं, ठीक है? तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है? ऐसे केस में जो ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है, इसको हम ये मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे सेल हुई है, यहाँ पे सेल हुई ही नहीं है, ठीक है जी? सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड केस जो है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ पे सेल नहीं हुई लेकिन एग्रीमेंट बन चुका हुआ है सेल के लिए। अब उसमें है कि जहां पे एग्रीमेंट हो गया है स्पेसिफिक गुड्स के लिए एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश, वो भी खराब हो गए, डैमेज हो गए, वही पहले वाली बात। तो अब इसमें क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल, जब तक सेल नहीं ना बनता तब तक क्या है, तब तक ओनरशिप इन गुड्स जो है वो भी ट्रांसफर नहीं होती। तो जब तक ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होती तो जो रिस्क है उन गुड्स के साथ अटैच वो भी ट्रांसफर नहीं होता। तो इस केस में भी अगर सेल नहीं हुई लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और गुड्स खराब हो गए हैं, तो इसका मतलब ये जो रिस्क है वो किसका होगा, ये रिस्क सेलर का होगा, ये बायर का नहीं माना जाएगा। बिफोर द रिस्क passes to the buyer, agreement is thereby void। एंड और एक और बात ध्यान देने वाली कि इन दोनों केसेस में
जो ये दोनों केसेस कहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, एक तो यहाँ पे बायर ने स्पेसिफिक गुड्स अपने जो है सर्टेन कर लिए हैं कि मैंने ये वाले लेने हैं, दूसरा और ये अनसर्टेन जेनरिक गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। और एग्जांपल देखो इसमें है कि उन्होंने बोला है कि एक कंपनी ने ना इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के साथ केस किया, उसमें एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ना 30 टन्स ऑफ एप्पल जूस जो है वो बी से परचेज करेगी, ठीक है। अब डिलीवरी जो होनी थी ना वो ट्रक में होनी थी। अब जो बी है उसने वो एप्पल्स का जूस बनाने के लिए ना उसको क्रश कर दिया एप्पल्स को, और उसको जूस को ना कैंस में कास्क्स में डाल दिया डिलीवरी के लिए। अब जो ए था मतलब जो बायर था, ठीक है, ए ने कहा ना मैंने खरीदने हैं, ए जो है ना वो लेने नहीं आया जूस, ठीक है। अब जो जूस था वो पेरिशेबल गुड है, तो नेचुरली विद टाइम उसने डिटोरेट कर जाना है, ठीक है। तो वो डिटोरेट कर गया, मतलब खराब हो गया, बंद डब्बों में पड़ा पड़ा वो खराब हो गया। तो इसमें फिर अब क्या माना जाएगा, अब मुझे बताओ कि ये जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो लॉस हो रहा है, जो जूस खराब हो गया है, अब ये जूस किसका माना जाएगा, ए का माना जाएगा कि बी का माना जाएगा, बोलो। हाँ जी, बी का माना जाएगा, मैम ए ए का का। नहीं ए का, ए का माना जाएगा, क्योंकि गलती किसकी है, ए की क्योंकि ए ने डिले किया है ना डिलीवरी लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज में ये जो सिचुएशन है वो साफ क्लियर करती है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है ये पास ऑन हो चुकी है, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो पास ऑन हो चुकी है ए के पास, इसलिए लॉस जो है इट विल बी बोर्न बाय ए ओनली, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए, जो बी है वो सी को लिखता और कहता है कि मेरे को ना 50 पीसेस रिस्ट वॉचेस के चाहिए, बाय पोस्ट भेजना, ठीक है। सी कहता है कि ठीक है, उसने वो जो वॉचेस हैं वो पोस्ट पार्सल से ना पोस्ट करवा दी और उसका एड्रेस वगैरह सब चेक कर लिया बी का। अब हुआ क्या कि पार्सल जो है ना पोस्ट की गलती की वजह से या कह लो वो पार्सल मिसप्लेस हो गया और बी के पास कभी पहुंचा ही नहीं। अब उस केस में भी देखो कि जो लॉस है ये किसका माना जाएगा, ये लॉस जो है वो बी का ही माना ए जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो बायर के पास उसी वक्त साथ की साथ ही ट्रांसफर हो गई थी जब पार्सल को पोस्ट ऑफिस से डिलीवर किया गया था विद करेक्ट एड्रेस। वहां पे जो है बी उसने अपना जो सी था उसने अपना काम वहीं पे कंप्लीट कर दिया था जब उसने पोस्ट ऑफिस में जाके सेम से करेक्ट एड्रेस पे उसको सेंड कर दिया था, ठीक है। तो ये जो लॉस है ये बायर का माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना ये यही है जिसमें है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। जब भी ओनरशिप पास ऑन होती है साथ के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिस्क है, रिस्क का किसका, रिस्क ऑफ लॉस, वो भी साथ के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो इसमें है कि एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल नेक्स्ट जो है ए ऑफ दिल्ली, उसने बोला कि मैंने ना 500 लीटर इंजन ऑयल लेना है 20 से, ठीक है। अब इस एग्जांपल में क्या है कि जो उसने एक ना स्पेसिफिकेशन दे दी, उसने बोला कि मैं तुमसे 500 लीटर तो इंजन ऑयल लूंगा, लेकिन जो मैंने डिलीवरी लेनी है ना वो मैंने स्पेशल पाउचेस में लेनी है 500 ml सप्लाइड बाय ए। तो यहाँ पे जो बी है ना उसने वो 500 ml पाउचेस जो है ना वो फिल करने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब बी सेलर है वो डिलीवरी के लिए उसमें 500 ml के पाउचेस बना रहा था। अब इसी दौरान जब वो बना रहा था तो हुआ क्या कि आग लग गई स्टोर में और सारे का सारा जो ऑयल था ना वो तो खत्म हो गया, वहीं पे लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 26 आपने पीछे भी पढ़ा था कि अभी सेलर ने कुछ काम करना है इसके ऊपर, है ना। तो इसको अगर हम एज पर सेक्शन 26 लेके देखें तो इसका मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स और साथ के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ जो रिस्क था वो अभी सेलर का ही था, इसलिए जो एंटायर लॉस है वो किसका होगा, एंटायर लॉस विल बी बोर्न बाय द सेलर ओनली। ये आपको समझ आ गया। ये एग्जांपल किस कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है और सेक्शन 26 में पढ़ा है, कौन सा कंसेप्ट है ये, हाँ जी बोलिए मैम मनीषा। स्पेसिफिक गुड नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। हाँ जी वेरी गुड, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट।
कि अभी उन गुड्स को हमने डिलीवरेबल स्टेट में सेलर ने लेके आना है। आप ना, आप में से जो बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स भी इसको नोट डाउन कर रहे हो ना, जो मेन पॉइंट्स हैं, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। आपको ना सेक्शन के साथ उसकी जो हेडिंग है ना, वो साथ के साथ लिखते जाना। ये ना हो जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ना इससे आप अगर इसको सिर्फ सुन रहे हो ना, तो सुनने से ना आप इसको बाद में रिकॉल नहीं कर पाओगे। फिर आपको, अब जैसे देखो कनेक्टिविटी है ना इनकी आपस में, तो जहाँ पे मैं पीछे कहीं किसी चीज के साथ उसको लिंक करके आपसे बात करती हूँ, तो फिर आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि बात हमने कहाँ पे सुनी है। सुनी तो अभी है, थोड़ा टाइम पहले ही सुनी है, तो आप अगर लिख रहे हो तो आपको फायदा होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, यस नेक्स्ट मैम। चले। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने ये कल भी बात की थी, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। सेल बाय द पर्सन नॉट द ओनर, नेमो डैट क्यू हैबिट, ये हमने कल लिखा था शायद, है ना? यस मैम। हाँ, ये क्या था कुछ बताओगे? ये क्या था? नेमो डैट क्यू हैबिट का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या पढ़ा था इसमें? इसमें मैंने कुछ एक एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर आपको याद है तो। मैम बॉर्नवीटा वाला शायद। नहीं नहीं, ये वो नहीं था। ये पहले तो नेमो डैट क्यू हैबिट देखो ना, ये वाला पॉइंट पढ़ो ना, सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर। जो कोई कुछ सेल कर रहा है वो उसका ओनर भी तो होना चाहिए। कल एक बात करी थी हमने, एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक बंदा जो है वो, कार हाँ, वाली। यस वेरी गुड, क्या थी बोलो कार जरा। वाली example। हाँ हाँ, क्या थी कार वाली एग्जांपल, बोलो तो प्लीज शेयर करो। मैम जो उसने थेफ्ट की थी कार, मैम उसने आगे परचेज की बट उसका ऑनर कोई और था। यस वेरी गुड, वो जो कार जो सेल हुई थी उसका ओनर कोई और था। वो उस पर्सन ने किसी और की कार, मतलब उसकी अपनी नहीं थी, उसने थर्ड पर्सन को सेल करी। थर्ड पर्सन ने चाहे उसको गुड फेथ में लिया, लेकिन कार के जो जो वो कहते हैं ना कि जब सेलर के पास ही गुड टाइटल नहीं है, तो बायर जो जिसने उससे खरीदा है, तो उसके पास भी जो टाइटल होगा वो भी डिफेक्टिव होगा ना कार का। वो टाइटल जो होगा वो डिफेक्टिव होगा कार का, है ना? तो इसका मतलब कि वो पर्सन सेल कर ही नहीं सकता जो खुद ही ओनर नहीं है। ठीक है, वो जो खुद ही ओनर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं लॉ में? नेमो डैट क्यू हैबिट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, कोई रीड करेगा यहाँ से? एनीवन? मैम मैं करूँ? हाँ जी, हाँ जी करिए हम प्लीज। गुंजन कर रही है। हाँ जी, कोई भी करिए रीड प्लीज। मैम हाँ करूँ? जी, हाँ जी करिए बेटा, कोई भी करिए रीड। मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स एक जैसे हैं बेटा, मैं तो आप सबको। इन मुझे, नॉर्मल कोर्स अ बायर ने हाँ पढ़िए। In normal course, a buyer may assure that the seller is the owner of the goods or having authority from the owners to sell the goods. Their goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. The buyer acquires no better title of the goods than the seller had unless the owner of the goods is by conduct pre-scheduled from denying the seller authority to sell. हाँ जी बेटे देखो, इसमें उन्होंने बोला है कि जो बायर है उसको पहले ये श्योर होना चाहिए कि जो गुड्स बेच रहा है वो उसका सही मायने में ओनर है भी है कि नहीं, उसके पास अथॉरिटी है भी है गुड्स बेचने की कि नहीं। ठीक है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन, जो ओनर ही नहीं है, ठीक है, वो बेच भी नहीं सकता। तो अगर बायर के पास, अगर सेलर के पास उसका टाइटल नहीं है ना बेचने का, तो बायर को भी कोई बेटर टाइटल नहीं मिलने वाला, मतलब उसके पास भी ओनरशिप नहीं जा सकती जबकि जो कि सेलर के पास भी नहीं थी। ठीक है, अब इसमें जो मैंने आगे जो लाइंस मार्क की है ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ो। हाँ जी, जनरली Generally, the owner alone can transfer property in goods. Nemo that you habit means that no one can give what he himself does not have. It means a non-owner cannot make a valid transfer of property in goods हाँ if जी, the यहाँ title of रुकिए, the seller is एक मिनट बेटा रुकिए यहाँ पे। हाँ जी देखो बेटे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, नेमो डैट क्यू हैबिट, इसको अंडरलाइन कर लेना, अपने अपने पास भी, अपने पास अपने नोट कर लेना है।
और ये आपने अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। एमसीक्यू आ जाता होता है, नेमो डैट क्यू हैबिट जो है उसका क्या मीनिंग है, मीन्स, है ना, तो ये ऑप्शन बन के आ सकता है। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, वो दे ही नहीं सकता जो उसके पास खुद के पास ही नहीं है, ठीक है। ये है, इट मींस नॉन ओनर कैन नॉट मेक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आगे पढ़िए बेटा। If the title of the seller is defective, the buyer title will also be subject to same defect. If the seller has no title, the buyer does not acquire any title, although he might have acted honestly and might have acquired the goods after due payment. This rule is to protect the real owner of the goods. हाँ जी, अगर आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाए कि नेमो डैट क्यू हैबिट के पीछे रैशनल क्या है, ये क्यों ये बनाया गया है, तो उसमें इसका रियल पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, ताकि जिसका टाइटल है वो ही आगे बेटर टाइटल के साथ बायर को वो गुड्स बेच सके। इफ द टाइटल ऑफ द सेलर इज डिफेक्टिव, बायर का जो टाइटल है वो भी उसी डिफेक्ट को कैरी करेगा, ठीक है, उससे गुड्स वापस लिए जा सकते हैं। ये हमने कल के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, जो कार वाला एग्जाम्पल आपने दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको इसमें आपके साथ शेयर करती हूँ कि सपोज करो कि एक्स ने अपनी जो है एक टाइटन वॉच जो है वो वाई को सेल करी, ठीक है। अब जो उसके लिए वो वॉच बहुत अच्छी थी, 1200 की उसने बेची। बाद में उसको वाई को पता चला कि जो एक्स ने जो टाइटन वॉच उसको सेल करी, वो वॉच असल में उसकी अपनी है ही नहीं थी, वो तो उसने कहीं से चोरी की थी, ठीक है, स्टील करी थी। तो जब उसने वो चोरी करी थी, तो इसका मतलब कि जो टाइटल है सेलर का वो डिफेक्टिव है, उसका अपना है ही नहीं। तो अगर बाद में कोई रियल ओनर उसका आ जाता है या पता चल जाता है वो किसकी है, तो वाई को वो जो वॉच है वो रियल ओनर को वापस करनी पड़ेगी। वाई ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो एक्स की गलती है, उसको नहीं देनी चाहिए थी, मैंने तो उसको पूरे पैसे दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाहे उसने पैसे दिए होंगे या चाहे उसको नहीं भी पता था, तो यहाँ पे वाई का जो टाइटल है वो टाइटल ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना, वो एक्स से बेटर नहीं होगा, क्योंकि गलती चाहे एक्स की है, पर जो वॉच है वो वापस वाई से वापस जो है रियल ओनर के पास जाएगी ही। क्लियर हो गया बेटे। आज मैंने आपको एक और एग्जांपल इसमें ऐड कर दिया ना, कल वाला एग्जांपल कार वाला था, आज वाला एग्जांपल जो है हम लोगों ने वॉच वाला किया, ठीक है जी। क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ Yes, जी, ma'am. आगे चले बेटे, आगे है बेटे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब जो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है ये है सेक्शन 27। अब मर्केंटाइल एजेंट में ये है कि जैसे एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशनशिप आ जाता है, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में भी कि जहाँ कहीं भी जो एजेंट है वो कंसेंट के ओनर के साथ, मतलब उसको पता कि ओनर उसको कंसेंट दे रहा है, वो एक गुड्स को जो है वो पोजेस उसके उसके पास ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो बाद में वो कहता है कि हाँ मैं इनको गुड्स को बेचता हूँ, तो ये मान के चला जाएगा कि ये जो गुड्स बेचे गए हैं एजेंट के जरिए, तो वो ओनर ही बेच रहा है, ये मान के चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे आपको एग्जांपल है यहाँ पे देखो, इसमें जो एफ था वो उसके पास एक कार थी, तो उसने ना एच को वो कार दे रखी थी। अब उसमें ना साथ में उन्होंने देखो ये पॉइंट जो लिखा है ना, पोजेशन भी दिया होना चाहिए। तो जो ओनर था उसने ना एक मर्केंटाइल अपना एक एजेंट था उसको कार दे रखी थी अपनी, और उसको ये बोल रखा था कि भाई भैया ये कार जो है ना ये मेरी 20,000 से कम पे नहीं बेचनी है, आपने ये कार बिकवा दो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये 20,000 से कम पे कार नहीं बेचनी है। तो एच ने क्या किया, एच ने वो कार जो है वो 15,000 में बेच दी के को, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता था कि मतलब ये एच को एफ ने कुछ कह रखा है, के को बताया ही नहीं गया था। तो के को तो ये लग रहा था कि एच ही शायद ऑनर है, और उसने वो कार जो है 15,000 में खरीद ली। अब एच ने ऐसा क्यों किया होगा, एच ने चुपके से वो जो 15,000 थे वो अपनी जेब में डाल लिए। अब एफ जो था उसको जब पता चला कि उसकी कार जो है एच ने बिकवा दी है और वो पैसे लेके गायब हो गया है, और जो कार है उसने 20,000 में भी बेचने को करी थी, इसका मतलब ना उसके पास कार है ना उसको उसने पैसे दिए हैं। तो वो क्या करेगा, वो अब फिर कोर्ट में जाएगा और वो स्यू करेगा और के को, और के से कार वो वापस ले लेगा,
ठीक है। अब जब कार को वो वापस लेने के लिए कोर्ट में जाएगा, तो उस केस में जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करेगा, वो ये कहेगा कि जो एच था वो उसके पास जो कार थी वो एफ की मर्जी से थी उसके पास, तो इसलिए के से वो कार की वापसी नहीं हो सकती। के ने वो कार जो है मतलब एक गुड फेथ में ली है, उसका जो टाइटल है कार के ऊपर वो गुड है। इसका मतलब एफ को के से कार नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट था वो एफ की तरफ से अपॉइंट किया गया था। उसने ही तो कहा था कि तुम कार रखो अपने पास और इतने में बेच देना। इसका मतलब कि एफ ही उस रिस्क को रन कर रहा था कि अगर एच किसी भी तरह का कोई धोखा देता है तो वो धोखे की जो भरपाई है वो के से नहीं कर सकता। क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया बेटे, पता चल गया? आगे चले। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है बेटे सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब ये जो है ये है सेक्शन 28, ठीक है। अब इसमें है कि अगर बहुत सारे को ओनर्स हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना, ये भी बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है। अभी इसमें देखो ये है, इसमें हम लोग जैसे एग्जांपल ही पढ़ते हैं, इसमें ये है कि जैसे ए बी सी जो है वो जॉइंट ओनर थे कार के, है ना, और इसमें उन्होंने आपस में सहमति के साथ बी की विद बी के साथ उन्होंने क्या था, ए और सी ने आपस में बात करी और उन्होंने बोला कि हम लोग आपस में कंसेंट कर रहे हैं और जो बी है ना वो हमारे बिहाफ पे कार को निकाल दे, सोल्ड कर दे। अब बी ने क्या किया, बी ने कार को डी को बेच दिया, लेकिन विदाउट एनी नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप एक्ट में अब उन्होंने, आपने ना इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, तो डी ने वो जो कार है वो गुड फेथ में खरीदी एंड पेड द प्राइस देयर ऑफ after taking the delivery. The property in goods stands transferred to D despite that B is not the owner of the car. अब क्योंकि ये जो समझौता हुआ है वो ए बी और सी में आपस में हुआ है, तो डी का तो उसके साथ लेना देना ही कोई नहीं है। अब उसमें इन तीनों में से जो बी को जो है वो ए और सी ने ही चुना है कि तुम भाई कार जो है हमारी सेल करवा दो, मतलब तीनों की जॉइंट कार है, जॉइंट ओनर्स हैं। अब बी अगर उस डीलिंग में किसी भी तरह से कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसका जो पूरे का पूरा ओनर्स है वो डी के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। डी जो है वो इस चीज से अलूफ रहेगा कि आपस में इनकी क्या गड़बड़ है, और बाद में ए या जो सी है ना वो डी से गुड्स जो है मतलब कार जो है वो वापस नहीं ले सकते, ये कह के कि बी ने ना आपको जी, हाँ, जो हमारी कार थी वो नुकसान पे बेच दी है, क्योंकि जो कार जितनी ए और सी की थी उतनी बी की भी थी। अभी उनकी आपस की गलती है कि उन्होंने बी के ऊपर ट्रस्ट किया और बी ने उनको धोखा दिया, तो उनकी आपस की जो है वो डीलिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसमें है बेटे सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है सेक्शन 29। इसमें है कि अगर तो सेलर जो है उसके पास कोई चीज है जो कि अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 और सेक्शन 19A, इसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ द सेल। द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही बाइज देम इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। अब इसमें देखो एग्जांपल, ए ने ना मोबाइल सेट बी से खरीदा बाय फ्रॉड, ठीक है। अब ए के पास क्या है, मतलब वो अवॉइडेबल टाइटल है कि एट द ऑप्शन ऑफ दी बी वो उसको कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसके पहले कि बी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, ए ने वो जो मोबाइल सेट था वो सी को बेच डाला, ठीक है। जिसने ए से, ए को नहीं, उसको नहीं मालूम था सी को कि ए जो है उसने फ्रॉड से मतलब उसका धोखाधड़ी करके बी से वो मोबाइल लिया है। अब इसमें ये है कि विदाउट नॉलेज ऑफ फ्रॉड बाय ए एंड पेड फॉर इट। अब वो कहते हैं कि जो सी है उसका जो टाइटल है वो अच्छा ही माना जाएगा, मतलब उसकी जो ओनरशिप है मोबाइल के ऊपर वो बनी रहेगी, ठीक है। वो जो है उसको वापस नहीं करना पड़ेगा, उसके पास गुड टाइटल है। ये समझ आ गई आपको? अब ये है कि अगर ए ने फ्रॉड के साथ वो मोबाइल सेट लिया तो इस केस में बी के पास ऑप्शन थी कि वो वाली जो परचेज है उसको कैंसिल किया जा सके, तो कैंसिल नहीं किया गया, ठीक है, कैंसिल नहीं किया गया। तो इस केस में क्या है कि ए ने जब उसने कैंसिल नहीं किया बी ने, तो ए ने आगे की आगे जो है वो
उसकी नेगोशिएशन करके आगे के आगे डीलिंग कर दी, किसी और के साथ ट्रांजेक्शन कर दी। तो अब जब वो आगे की आगे चला गया प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट की वापसी नहीं हो सकती। क्लियर है जी आपको? क्लियर है बेटे? हाँ यस जी मैम। बेटा। मैम सेक्शन 27 28 एक बार दोबारा समझा दो, क्योंकि हम लेफ्ट हो गए थे मीटिंग से। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे। मैडम आपकी ना बैटरी खत्म होने वाली है, 6% रह गई है, आप हाँ चार्जर जी लगा सर। लो। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, सेक्शन 27 जो है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट की बात थी, वो बेटे आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है, एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है ना, उसमें जो है एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की तरफ से जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, जो परचेज या सेल करता है, तो ये मान के चला जाता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन कर रहा है, वो प्रिंसिपल ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस केस में वही उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सेम कोट किया है। एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि जैसे एफ जो था वो कार का ओनर था, उसने एच के साथ जो है उसको डीलिंग करी और उसको ये बोला कि ना तुम मेरी कार बिकवा दो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि 20,000 से लेस पे नहीं कार बिकनी चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि एच ने ना कार जो है वो 15,000 पे के को बेच दी। ठीक है, एक थर्ड पार्टी को बेच दी और उसने उस कंडीशन को वायलेट किया, उसने 20,000 पे कार नहीं बेची, 15 पे बेच दी। अब उस केस में जिसने उसे कार खरीदी, मतलब के ने खरीदी, अब के जो है ना वो उसको तो मालूम नहीं था कि भाई एफ और एच की क्या बात हुई है। ठीक है, उस केस में अब क्या है कि एच ने वो पैसे जो है वो गबन कर लिए, अपने पास रख लिए, लेकिन जो एफ है अगर वो इस बात पर कोर्ट में जाए और ये कहे कि मेरे को जी कार आप वापस दिलवा के दो, ठीक है, अगर वो ये बोले कि मुझे आप कार वापस दिलवा के दो, तो वो कार वापस नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो परचेजर था, जो के था, उसने वो कार गुड टाइटल में खरीदी है, गुड फेथ के साथ खरीदी है, और उसको एफ और एच की डीलिंग का नहीं मालूम। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब भी किसी को प्रिंसिपल एजेंट अपॉइंट करता है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जो एक थर्ड पार्टी है, उसके लिए यही माना जाता है कि चाहे एजेंट सेल कर रहा है तो चाहे प्रिंसिपल सेल कर रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो वो ये मान के चलेगा कि अगर एच ने कार बेची है तो मतलब एच ने नहीं, एफ ने ही बेची है, वो ये लेके चलेगा। ठीक है जी, समझ आ गया बेटे आपको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट जो था सेक्शन 28, वो जॉइंट ओनर की बात थी। जॉइंट ओनर जो है उसमें उसमें ये था बेटा कि इसमें पार्टनरशिप वाला सारा आ जाता है कंसेप्ट। पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी एक इम्प्लाइड वो होता है ना कंसेंट, कि भाई एक जो पार्टनर है वो दूसरे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, उसमें वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। तो इसमें भी एग्जांपल था कि 3 पार्टनर्स हैं, वो जॉइंट ओनर्स हैं कार के, तो उन्होंने बी को कह रखा है कि भाई तुम हमारी ना कार बिकवा दो। ठीक है, अब जो जिस पार्टनर को ये राइट मिला है उसने कार अगर रॉन्गफुली भी बेच दी है, तो जो परचेजर है उसको ये नहीं है कि भाई उससे कार वापस ले ली जाएगी। बाकी के पार्टनर्स बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं, तुमने तो कार जो है गलत ढंग से बेची है, हम वापस लेके आते हैं। तो यहाँ पे अगर ए और सी जो है उन्होंने बी को कह रखा कि तुम कार बिकवा दो, और बी अगर गलत तरीके या कम रेट पे बिकवाता है, तो ए और सी के पास वो राइट नहीं रहती कि वो डी से वापस ले सके। ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगी, उसके बाद उसकी वापस में उसकी कैंसिलेशन नहीं होनी है उस कॉन्ट्रैक्ट की। ये दो बातें हमने इसमें करी है, दोनों बातें एक तकरीबन मिलती जुलती थी। फर्स्ट में ये था कि वो एक पर्सन दूसरे को एजेंट अपॉइंट कर रहा है। जो नेक्स्ट था सेक्शन 28, उसमें पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की आपस की बात थी। ठीक है, और अब जो हम कर रहे थे वो सेक्शन 29, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, कि अगर अगर एक ने दूसरे के साथ कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है, सेकंड पार्टी इसको कैंसिल नहीं कर रही है, तो फिर अगर जो फर्स्ट पार्टी है जिसने फ्रॉड किया है वो आगे बढ़ जाती है, वो आगे उस चीज को किसी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर लेती है, तो थर्ड पार्टी के ऊपर उस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है बेटे सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, सेक्शन 30। अब इसमें है कि देखो, अगर तो वेयर अ पर्सन, अब यहाँ से ना मैं आपको ये एग्जांपल से बताती हूँ, आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ए ने ना मोबाइल बेचा, ठीक है,
अब उसने बोला कि मैं ना तुम्हारे को 1 हफ्ते के बाद, मतलब जिसने बेचा उसने बोला मैं ना तुम्हारे को 1 हफ्ते के बाद इसको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, मतलब अभी मेरे पास रहने दो। तो बी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम 1 हफ्ते बाद वापस दे देना मेरे को, इसका कब्जा दे देना, पोजेशन दे देना, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि ए ने ना वो बी को देने की बजाय ना वो एक थर्ड पार्टी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई और सी को उसको बेच दिया, ठीक है। अब सी ने ए को पैसे भी दे दिए। अब सी जो है, सी का तो कोई कसूर नहीं है, अब जो धोखा दे रहा है वो तो ए दे रहा है ना। वो कहते हैं कि अगर सी बीच में से ले गया ना उनको गुड्स को, मतलब जैसे इसमें मोबाइल की बात हो रही है, तो फिर उस केस में ये जो गुड्स हैं उसकी ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी इन गुड्स वो सी की ही मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ऊपर हम देखते हैं कि वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूज और इज इन पोजेशन ऑफ द, वेयर अ पर्सन हैविंग, ये ना ये रिपीट हो गई है लाइन यहाँ पे आपकी इसमें स्टडी मटेरियल में, तो ये एक ही लाइन आनी है। सो वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूज और इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स, the delivery or transfer by that person or buyer mercantile agent acting for him of the goods or document of title under any sale, pledge, other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of the previous sale shall have the same effect as if the person making the delivery to transfer were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। अब ये ना आप पहले ना जैसे ये ऐसे के कंसेप्ट आते हैं ना जिसमें और एंड लिख के उसमें बीच में कॉमर्स के साथ, कुछ कॉमर्स तो इसमें दिए होते हैं, तो कुछ आप अपने समझने के लिए भी बीच बीच में कॉमा डाल के ना उसको आप तोड़ तोड़ के समझ के याद कर सकते हो। और ऐसे कंसेप्ट को अगर बेटे आप एग्जाम्पल से फिर कंसेप्ट की तरफ जाओगे ना तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएंगे। बात उसने वही घुमा फिरा के करी है जो एग्जाम्पल में हमने 2 लाइनों में डिस्कस कर ली, ठीक है। ये आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। इसको नेक्स्ट देखिए आगे थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन बी आ रही है, जो एक्सप्लेनेशन बी और जो ए है ना इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो ए है उस वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है और जो बी एक्सप्लेनेशन है वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। अब इसमें है बी में क्या है कि वेयर अ पर्सन हैविंग बॉट और एग्री टू बाय गुड्स, अगर किसी ने गुड्स लिए हैं, ठीक है, या उसके साथ एग्रीमेंट किया है, obtains with the consent of seller possession of the goods or document of title to the goods, अगर वो सेलर की कंसेंट से ही पोजेशन उसका ले लेता है, ठीक है, the delivery or transfer by that person or by a mercantile agent acting for him of the goods or document of title under any sale, pledge or other disposition thereof to any person receiving the same in good faith and without notice of any lien or other right of the original seller in respect of the goods sell have effect as if such lien or right did not exist। वही सेम बात है इसमें है कि अगर ए कह दे कि नहीं मैं तुम्हारे को हफ्ते बाद दे दूं, कोई बात नहीं, गुड्स की सेल तो हमारे एग्रीमेंट तो हो गया, और दूसरी तरफ अगर बायर बोल दे कि ठीक है मैं तुमसे इस टाइम पे 1 हफ्ते बाद उठाऊंगा तुम्हारे पास से गुड्स, तो वो मोर और लेस सेम बात हो जाती है। बस ये है कि जो कोई भी उसको आगे फिर थर्ड पार्टी की तरफ ले जाता है तो थर्ड पार्टी का जो टाइटल है गुड्स के लिए वो डिफेक्टिव नहीं होता, ठीक है जी। अब इसमें जरा देख लें, हमारा ये मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है, इसके बाद हाँ ये इस टॉपिक का ना बेटे ये लास्ट ही रह गया, इसको कर लेते हैं यहीं पे कंक्लूड कर देंगे, बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट टेकअप करेंगे सो दैट पहले आप इतना डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का जो सेशन है ना ये काफी टेक्निकल है, इसमें लाइंस के बीच में भी जा जाके मतलब को समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, तो आप ना आज के इस सेशन को आराम से एक बार दोबारा से अटेंड करिएगा, दोबारा से अपनी जिनके पास स्टडी मटेरियल है वो उसमें से देखें, जिनके पास नहीं तो पीडीएफ शेयर किया हुआ है, अब वहां से इस वाले टॉपिक को ना जरूर एक बार दोबारा पढ़ना, ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी होगी। थोड़े से नोट्स बनाना साथ में, जैसे कि जो सेक्शन है और सेक्शन की आउटलाइन है उसमें क्या बोला गया है, और अगर हो सके तो कोई आउटलाइन थोड़े थोड़े एग्जाम्पल की भी आप बना सकते हो, तो उससे आपको कंसेप्ट की तरफ जाने में, समझने में और उसको रिटेन करने में ना आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें है बेटे सेल बाय एस्टॉपल सेक्शन 27। इसमें देखो बेटा इसमें है कि अगर कोई ओनर अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, ठीक है, या ओमिशन लीड्स द बायर टू बिलीव